जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब ग्रेड आईएएस पर। मैं हूं नागेंद्र विकल और आज हम लोग देखेंगे टोंगा वोल्केनो इरप्शन का आयन स्फीयर में जो आयनोस्फीयर है वहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अभी लेटेस्ट एक रिसर्च में पता चला है, उसमें देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 दशकों से टोंगा आइलैंड के पास, टोंगा आइलैंड है कहाँ, ये प्रशांत महासागर में दक्षिणी पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पास में कुछ द्वीपों का समूह है। और ये इसी के निकट जो है बड़ी मात्रा में वोल्केनो इरप्शन हो रहे हैं, वो भी समुद्र के अंदर। ये ऊपर की ओर नहीं बल्कि ये वोल्केनिक इरप्शन जो है वो ओशियन में हो रहे हैं और ये इतनी तेजी से हो रहे हैं कि इनकी शॉक वेव जो निकल रही हैं वो आयनोस्फीयर में जाकर और आयंस को प्रभावित कर रही हैं, जिससे रेडियो तरंगे भी प्रभावित हो रही हैं। तो इसी के बारे में चूंकि ये चर्चा में है तो यहाँ से ये करंट का भी टॉपिक बन जाता है, साथ ही हमारे ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये जो है पृथ्वी पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन का हमारे एटमॉस्फेयर में बड़े प्रभाव पड़ रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, जो हमारी संचार सुविधा है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जा रही है। तो क्या हुआ, अभी हाल ही में जो है टोंगा आइलैंड के पास में वोल्केनिक इरप्शन हुआ और जिसने जो है इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल का निर्माण कर दिया। इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल जो है वह इक्वेटर लाइन के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर, यानी अच्छा केवल एग्जैक्ट 0 डिग्री अक्षांश नहीं बल्कि 15 डिग्री उत्तर में 15 डिग्री दक्षिण में, इसके बीच में ऊपर की तरफ आयनोस्फीयर में जाके इसने स्पेस, इसकी शॉक वेव के कारण इसने आयनोस्फीयर में आयंस को एक्टिव कर दिया। उससे चार्ज जो है वो जो है चार्ज हो गए और एक्टिव होकर एक वैक्यूम बना दिया, एक बबल की तरह जो है एक खाली स्थान बना दिया। जिससे क्या हुआ कि जो रेडियो तरंगे पृथ्वी से जाती हैं और कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है वो कनेक्शंस उपलब्ध कराती हैं, वो क्या हुई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिससे संचार सुविधा में बाधा उत्पन्न हो गई। और यही जो बबल्स उत्पन्न हुए, इन्हीं को इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इनकी उत्पत्ति हुई प्लाज्मा बबल्स की उत्पत्ति जो हुई वह जो है वह वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा हुई। अब आगे की ओर देखें। देखो भाई, इसका रेडियो वेव पर, तरंगों पर क्या प्रभाव पड़ा। रेडियो तरंगों पर प्रभाव यह पड़ा कि जैसे ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा आयनोस्फीयर है, यहाँ से जाने वाली रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे यहाँ पर लगे हुए टावर्स पृथ्वी पर ये जो है यहाँ पर आके इस पे सिग्नल्स दिया, फिर यहाँ से सूचना एक वांछित व्यक्ति तक पहुँच गई। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो संपन्न हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर बबल्स की उत्पत्ति हुई तो इससे क्या हुआ कि ये तरंगे डिस्ट्रैक्ट हो गई, अपना मार्ग जो है बदल दी, जिससे संचार सुविधा जो है वह जो है फॉल्ट आ गया, उसमें जो है कमी आ गई। तो फिर इस कारण से इसको जो है चर्चा में आ गया, तो इस पर जो है स्टडी और ज़्यादा होने लगी, तो यह हॉट टॉपिक बन गया है। अच्छा, उसी के साथ देख लेते हैं कि पहला हमारा ये होंगा टोंगा द्वीप जो है यह है कहाँ और कहाँ पर यह वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर होंगा आइलैंड है, होंगा टोंगा इसको बोलते हैं, हैपई, होंगा टोंगा हैपई, इस वाले क्षेत्र में यहाँ से जो है जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ से गैसें निकली जो कि ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से होते हुए मध्यमंडल से आकर और आयनोस्फीयर तक पहुँच गई। और यहाँ पर इनकी ये जो शॉक वेव्स थी, इन्होंने आयंस को प्रभावित करते हुए इस पूरी तरंग वेव को प्रभावित कर दिया, आयनोस्फीयर को प्रभावित कर दिया। अच्छा, ये देखें तो ये टोंगा आइलैंड जो है वह रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? यह पैसिफिक ओशियन का भाग है, प्रशांत महासागर में। अगर आप देखें एक रिंग की पेटी में, एक रिंग गोलाकार आकृति में पूरे क्षेत्र में जो है वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, इन्हीं के समूह को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगर आप देखें तो
प्रशांत। तो ऐसा ध्यान रखेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ जो है एल्यूशन द्वीप के पास में, जापान द्वीप के पास में, इस तरफ फिलीपींस द्वीप के पास में, ऐसे पूरे क्षेत्र में यहाँ वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही साउथ पैसिफिक ओशियन में अगर आए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में यहीं पर है टोंगा द्वीप, और यहीं पर आप देखेंगे तो वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं। और यह बहुत तेज पिछले 3 दशकों से यानी 30 वर्षों से देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। और ये वोल्केनिक इरप्शन जो हैं, यह जो इक्वेटर लाइन के आसपास वाले क्षेत्रों में, यह ऊपर की तरफ जब ये वेव जाती हैं बड़ी प्रभावी तरीके से, जब यह वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यह जो है आयन मंडल को प्रभावित कर देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं आयनोस्फीयर की बात कर रहा हूँ, आयन मंडल की बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। अगर देखें तो पृथ्वी पर 5 जो स्फीयर हैं वायुमंडल के ऊपर, जहां पर वायु अवस्थित है, वह 5 मंडलों में बांटा गया है, 5 स्फीयर में बांटा गया है। यद्यपि मेनली 4 ही हैं, लेकिन उसका सब डिवीजन थर्मोस्फीयर को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो नॉर्मली हम लोग आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार 5 मंडल में बांट दिया गया है, 5 मंडल। तो ये जो जहां तक गैसें पाई जाती हैं पृथ्वी के चारों तरफ, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं। एक तो गैसें हैं, दूसरा जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूलकण हैं, और तीसरा जो है जलवाष्प है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। तो इस प्रकार से 3 चीजों से मिलकर यह बनी है हुई है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा जो है गैसों की है। और यह गैसें जो है, इसमें सबसे बड़ी गैस अगर पूछे तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गैस जो है वह नाइट्रोजन है ना। 78.08% जो है अकेले नाइट्रोजन है। वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस जो है हमारी ऑक्सीजन है, 20.95, जो हम लोग कभी कभी नियर अबाउट में 21% कह देते हैं। 20.95% जो है वो ऑक्सीजन है। तीसरी सबसे बड़ी गैस जो है वो आर्गन है, आर्गन गैस है, वह तीसरी सबसे बड़ी गैस है, जो कि हमारी 0.9% के आसपास वो जो है आर्गन गैस है। और फिर चौथी सबसे बड़ी गैस देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 0.038% है। अभी बढ़कर उसकी जो मात्रा हो गई है, यह बात ध्यान रखने वाला, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 0.417% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई है। तो देखो भाई, इस बात को ध्यान रखें, चौथी सबसे बड़ी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह अपना रेशियो बदल चुकी है। वह अभी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो अनुपात जो है एटमॉस्फेयर में 0.038 से बढ़कर 0.0417% हो चुका है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, ये गैसें जो है इस पूरे मंडल में 5 भागों में बटी हुई हैं। तो ऊपर वाला जो ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर पहले वाले मंडल जो ये ऊपरी भाग है, इसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यह जो है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। देखो भाई, यह 8 से 18 किलोमीटर तक माना जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर यह 18 किलोमीटर है। जबकि अगर ध्रुवों पर देखें तो मात्र इसकी चौड़ाई मात्र 13 किलोमीटर है। तो इसकी चौड़ाई जो है मात्र 13 किलोमीटर है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है मात्र इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर मात्र है। अगर औसत ऊंचाई देखें ट्रोपोस्फीयर की, तो यह जो है औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट जो है वह 13 किलोमीटर आती है। तो ध्यान रखेंगे फिर से, इसकी जो है विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो कभी आ जाए ट्रोपोस्फीयर की औसत एवरेज हाइट कितनी है, तो 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर कितनी है तो 8 किलोमीटर, विषुवतों पर कितनी ऊंचाई है क्या, तो यह 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और यह जो है इसी ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में ही जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना घटित होते हैं, जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो बारिश हो, वर्षा होना, बादल बनना, फॉग होना, कोहरा होना, जितनी घटनाएं घटती, आंधी आना, चक्रवात आना, तूफान आना, ये सारी घटनाएं जो हैं ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। एक
विशेषता और है ट्रोपोस्फीयर की। ट्रोपोस्फीयर में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो अगर ट्रोपोस्फीयर में 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो सतह पर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर यह जो है उसका 19 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, यानी इसी रेशियो से घटता जाएगा। लेकिन यह कहाँ कब घटता है? यह केवल ट्रोपोस्फीयर में यह अनुपात चलता है ऐसा, यानी जो है अगर किलोमीटर में देखें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं अगर हम लोग तो देखेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह कम हो जाएगा, लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान में कमी आ जाएगी। अब आगे देखें तो यह जो है ये ट्रोपोस्फीयर, और जो है ग्रीन हाउस गैसें इसी मंडल में पाई जाती हैं। तो जितनी भी GHG वाली गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो सभी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो आने देती हैं, परंतु वह, अब देखो भाई, जो सूर्य से आने वाली तरंगे होती हैं वह सूर्य से आने वाली तरंगे आ तो जाती हैं, फिर जब पृथ्वी की सतह से टकरा कर ये जाने लगती हैं तो इनको अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, LWR में हो जाती हैं, आती हैं तो SWR में आती हैं, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में जब जाने लगती है तो ये ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उन्हें रोक लेती हैं, इससे पृथ्वी हीट भी रहती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस जो है वाटर वेपर है। वाटर वेपर के बाद अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, फिर उसके बाद मीथेन है, फिर उसके बाद जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फिर आगे की ओर चलते हैं तो इसी मंडल में ये ग्रीन हाउस गैसें भी पाई जाती हैं। अब आगे देखें, इसी के बाद है हमारा ट्रोपोस्फीयर के बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ही एरोप्लेन चलते हैं। यह क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, बादल नहीं होते, बादल तो क्षोभ मंडल में ही नीचे की ही ओर है। इससे क्या है कि दुर्घटनाएं होने की संभावना कम हो जाती है। यह स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें तापमान लगभग एक समान रहता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही यहीं पर ओजोन गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें पाई जाती है भैया? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की बड़ी मोटी परत पाई जाती है। ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है, और इस पूरे क्षेत्र में ओजोन गैस पाई जाती है। इस पूरे क्षेत्र में निचले वाले स्तर में ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और यह जो है ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी यूवी रेज हैं। अच्छा, यूवी रेज जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। यूवी रेज प्रकार की एक होती है ABC, ऐसे 3 प्रकार की। उसमें से जो C टाइप की होती हैं अल्ट्रावायलेट, यह सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और उन्हीं वेव्स को यह जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन जो है क्रिया करके इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इधर से आने वाला सूर्य का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती। यही कारण है कि हमारे लिए बहुत लाभदायक है पृथ्वी के लिए। लेकिन जब हम बहुत सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज कर रहे होते हैं तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जाके ओजोन से रिएक्शन करके इसे तोड़ देती हैं। इसे ही ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है, और इसी से जब बड़ी मात्रा में हो जाती है तो उसे ही ओजोन होल कह दिया जाता है। हाल ही के दिनों में अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन होल की घटनाएं देखी गई हैं। तो अब जब देखें, अंटार्कटिका मतलब साउथ पोल के आसपास, यानी पोल्स के पास, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास में ओजोन होल ज़्यादा प्रभावी दिखता है। स्ट्रेटोस्फीयर, फिर इसके ऊपर आए तो मध्यमंडल है, मीजोस्फीयर है। अगर सबसे कम तापमान कहीं पर होता है तो वह मध्यमंडल का तापमान होता है। यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह मीजोस्फीयर में मध्यमंडल का तापमान, औसत तापमान सबसे कम होता है। और इसी में मेटर्स, इसी मंडल में ये मेटर्स जो हैं वह आकर उल्का पिंड आकर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। कारण यह है कि ऊपर वाले में आयनोस्फीयर में यह जलकर राख होते हैं, और इस मंडल में आकर ये समाप्त हो जाते हैं। तो अगर सब पूछ ले मेटर्स कहाँ पे, किस मंडल में आकर समाप्त होते हैं, तो हम मीजोस्फीयर में आकर समाप्त होते हैं। फिर इसके ऊपर देखें तो थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर के ही निचले वाले भाग में बहुत बड़ी मात्रा में आयंस पाए जाते हैं।
आयंस पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स है यहाँ पर बड़ी मात्रा में है फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स के कारण यहाँ पे बड़ी मात्रा में फ्री रेडिकल्स होने के कारण ये जो है ये जो है आयंस का निर्माण हो जाता है, जिसे बड़ी मात्रा में यहाँ आयन है। यही कारण है कि इसके जो है परत को हम लोग आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो यही थर्मोस्फीयर, चूंकि यहाँ पे आयंस के कारण बड़ी मात्रा में यहाँ टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है, औसत तापमान यहाँ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यही कारण है, तापमान ज़्यादा होने के कारण इसे थर्मोस्फीयर भी कह दिया जाता है। सामान्यतया जो हम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं वो इसी थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और बड़ी घटना होती है जिसके कारण हम कम्युनिकेशन सुविधा संपन्न कर पाते हैं। पृथ्वी से आने वाली जो रेडियो तरंगे हैं, कौन सी तरंगे भाई? रेडियो वेव्स। तो देखो भाई, ये जो है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे जो हैं वह जो है इसी मंडल में आकर फ्री रेडिकल से टकराकर, आयन से टकराकर और पुनः परावर्तित होकर यह पृथ्वी पर आ जाती है, और यहाँ पृथ्वी पर लगे नेटवर्क टावर्स जो है इन्हें जो है कनेक्ट कर लेते हैं, और इसी से हम संदेश भेज लेते हैं, इच्छित व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचा पाते हैं। तो अगर पूछ ले कि वह कौन सा मंडल है जिसके कारण रेडियो तरंगे जहां से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं, तो वह जो है आयनोस्फीयर है, जहां से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। और इन्हीं वेव्स के कारण, रेडियो वेव्स के कारण ही हमारी कम्युनिकेशन की सुविधा संपन्न हो पाती है। अब हम जुड़ते हैं अपने पॉइंट पर, और अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि पृथ्वी में इक्वेटर लाइन के आसपास जब जो है वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो यह वोल्केनिक इरप्शन जो है वह यहाँ से इनकी वेव्स जो है इतनी तेज प्रभावशाली हो रही हैं कि यहाँ पर आकर, कहाँ पे, यह जो है हमारे आयनोस्फीयर में आकर यहाँ पर प्रभाव डाल दे रही हैं, जिसके कारण ये रेडियो तरंगे जो हैं विचलित हो जा रही हैं, और ये जो यहाँ पर इस तरह के बबल्स बन जा रहे हैं, यानी ये गैप बन जा रहा है। इसी गैप को इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल कह दिया गया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात बताने के लिए हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अब आपके दिमाग में एक जो है बेसिक रिवीजन भी हो गया, साथ ही उसको हमने करंट से भी कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही यूपीएससी के लिए पढ़ने का सही तरीका यही है। तो चलो भाई, तो इस प्रकार से ये हो गया। थोड़ी बात और कंप्लीट कर लेते हैं। इसके ऊपर जो है एक्सोस्फीयर है, यहाँ पर गैसों का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, सबसे गैसों की डेंसिटी सबसे कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम गैसें ही पाई जाती है, और यही क्षेत्र है जहाँ पर स्पेस शिप जाते हैं, यहाँ पर स्पेस सेंटर बनाए जाते हैं। तो जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ। थैंक यू।